नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस में। क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बहुत अच्छे से आप इनको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर फर्स्ट जो हम लोगों का है, आज उसका ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव है, इनसे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। इनको आप अच्छे से देख लीजिए तो बहुत हेल्पफुल होगा। ये बात आपको तब पता चलेगा जब आपकी एग्ज़ाम होगी तब। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंतः फलवृत्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आम का जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? तो मध्य वाला भाग। ठीक है, हम लोग मध्य वाला भाग क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? ये बात पूछ रहा आपसे। कायिक कोशिका में, बी जनन कोशिका में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कायिक कोशिका में। किसमें? कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान देंगे आप कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। हम बहुत अच्छे से बताए भी हैं और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए बात आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो मेरा पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो पहला देखिए, पक्षी, बी मेंढक, सी स्तनपायी और डी नंबर है इनमें से क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मेंढक। मेंढक में कौन सा निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इसका मतलब है कि इनमें कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेंढक में कौन सा निषेचन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मालूम होगा, बहुत अच्छे से हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कहता है, इनमें से कौन अंडज हैं? ठीक है, एक्टिना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है कि इनमें कौन अंडे देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या कंगारू अंडे या गाय या इनमें से कोई नहीं या एकिडना। क्या होगा बताएंगे आप। यहाँ ऑप्शन से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कंगारू तो होगा नहीं, गाय तो होगी नहीं, फिर इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, एकिडना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें से पूरे जीवन काल में किसमें सिर्फ एक बार पुष्प होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्या होगा इनका आंसर, बांस या आम या ताड़, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि बांस जो होता है, बांस में सिर्फ जीवन काल में, उनके जीवन काल में एक ही बार पुष्प होते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर 5 का
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? याद रखना है आपको, द्विगुणित यानी 2n। क्या? द्विगुणित यानी 2n कौन है? पराग, अंड, ए और बी दोनों, या युग्मनज? प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से आपको हम बताए थे कि जाइगोट जो होते हैं युग्मनज, ये कैसे होते हैं, 2n होते हैं। कहने का मतलब कि द्विगुणित। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन 7 पे कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीज चोल किसका खाया जाता है? क्या पराग का, लीची का, जायफल का? इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि इनमें राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे आप। क्या पराग होगा, क्या लीची या जायफल? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा जिसका बीज चोल खाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है? अंडप्रजक जीव निम्न में से कौन सा है? आपको बताना। क्या सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इनका राइट आंसर? अंडप्रजक। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इनका आंसर होगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल और असत्य फल ये हम बताए हैं आपको। तो क्या होगा? सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल? क्या होगा इनका राइट आंसर? कि सत्य फल है। क्या होगा? नारियल। नारियल क्या होगा? सत्य फल। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? सेब, आम, केला? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मिथ्या फल? तो ऑप्शन नंबर ए, सेब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का क्या परिणाम होता है वो समझना है आपको और ऑप्शंस चूज करना है। तो देखिए क्या होगा। बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या भ्रूण? क्या होगा इनका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। क्या? भ्रूणपोष। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाता है? जब लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, बताएंगे आप। क्या? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण या कोई नहीं? क्या होगा इनका राइट आंसर? कायांतरण। क्या? कायांतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्या है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? क्या होगा इनका राइट आंसर? अनिश्चित अंड, एंटीपोडलस, सहायक कोशिका, अद्वितीय केंद्रक? 13 का राइट आंसर हो जाएगा कि कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक क्या करता है? नर युग्मक से संयोग करके किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगले बात पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्या n या 2n या 3n या a और b दोनों? तो इनका राइट आंसर होगा क्या? भ्रूणपोष के क्या होते हैं? 3n होते हैं। कितना? 3n। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो उनका राइट आंसर क्या था? मेंढक। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसको क्या कहते हैं?
क्या कहेंगे उसको? बाह्य निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। और जब जीवों के शरीर के अंदर निषेचन की क्रियाएं होगी तो वो कौन सा निषेचन कहलाएगा? आंतरिक निषेचन कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्या है? इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? क्या शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या इन सभी का? ये देखिए, ये पादप है, पादपों के प्रकार हैं। इनमें से किसमें जल के द्वारा निषेचन होता है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि शैवाल जो है, शैवाल में किसके द्वारा निषेचन होता है? जल एक माध्यम होता है उनका, जिनके द्वारा उनमें क्या होते हैं? निषेचन की क्रियाएं होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी द्वारा। देखिए, आपको याद रखना है कि युग्मक में स्थानांतरण जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में। बहुत देखिए, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है, और वहाँ पे ना आपको क्वेश्चन को देख करके, उनके ऑप्शंस को देख करके तब ऑप्शन में टिक मारना है कि कौन राइट आंसर हो सकता है। तो थोड़ा दिमाग का अप्लाई करना तो बनता है। तो अभी से अगर आप लोग पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से कौन एकलिंगी है? क्या होगा? सरसों, गुड़हल, या गुड़हल लिखा हुआ, गुड़हल होगा। ठीक है, पपीता, इनमें से कोई नहीं। एकलिंगी क्या होता है ये बात हम बहुत अच्छे से बताए हैं आपको, और आप लोग इसका जानते भी होंगे कि कौन होगा इसमें से। क्या होगा राइट आंसर? पपीता। पपीता कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? यहाँ नहीं का बात कह रहा है, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में हाँ कर देना है। नहीं का बात कह रहा है कि उभयलिंगी पादप नहीं है। क्या? पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। क्या होगा इनका राइट आंसर? बताएंगे आप तो क्या होगा? पपीता। पपीता क्या है? उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि दोनों लिंग हो, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? उभयलिंगी कहेंगे। लेकिन पपीता, अभी तो ऊपर हम एक क्वेश्चन 18 नंबर ही देखे थे कि पपीता कैसा है? एकलिंगी है, इसलिए पपीता उभयलिंगी पादप नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। SO2 प्रदूषण का सूचक है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि प्रदूषण का सूचक कौन होता है। प्रदूषण, जिस जगह पर अगर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो तो वहाँ पर लोगों को पता कैसे चलता है कि यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है। ठीक है, क्या? शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, उपयुक्त सभी से। तो बच्चे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ना 11th क्लास में दिया हुआ है। अगर आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये बात मालूम होगा, और हम खुद ही बताए थे कि लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रदूषण का सूचक होता है। वो ना ये बताता है कि यहाँ पे प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या है, ज़्यादा है या कम है। तो प्रदूषण का सूचक कौन हो सकता है? लाइकेन। राइट आंसर लाइकेन, ये 11th में बताएं। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? ये तो सबको मालूम होगा कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। याद रखना है आपको, क्या? 21, 23, 44 या 46। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर बी। क्या? 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव युग्मक में। याद रखना आपको, अंडप्रजक हैं।
अंडप्रजक मतलब अंडे कौन देते हैं? क्या मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, उपयुक्त सभी। ध्यान देना, मुर्गी तो अंडे देती है, सांप भी देते हैं, मगरमच्छ, तो क्या होगा इनका राइट आंसर? राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। देते हैं तो अंडप्रजक जीव ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। 22 हो गया, 23 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या लैंगिक जनन और लैंगिक जनन होगा? यहाँ पे ये गलत है, यहाँ जनन होगा। ठीक है, आंतरिक निषेचन या बाहरी निषेचन। देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ये आपको हम 11th में भी बताए हैं और यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके समझ में होना चाहिए कि मुकुलन जो होता है और मुकुल जो बड का निर्माण होता है, बड का निर्माण होता है, तो उसमें जनन कैसे होता है? मुकुलन से। तो क्या होगा? ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? ईस्ट। ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, चलिए बात आगे करते हैं। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अभी भी क्वेश्चन ऊपर भी था ये कि निम्न में कौन द्विगुणित है? क्या अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, उपयुक्त सभी। क्या होगा इनका राइट आंसर? 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका युग्मनज, जो कैसा होता है? 2n होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देख लीजिए 16 में भी, 17 में भी पूछा हुआ है। क्या होगा इनका राइट आंसर? सी, युग्मनज। ठीक है, बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। क्रमिक विकास में योगदान है, किसका योगदान है? स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर बी, परपरागन का। देखिए प्यारे बच्चे, इनमें जो है ना फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत कुछ थोड़ा सा आपको सेकंड चैप्टर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। घबराने का कोई ज़रूरी नहीं, बस आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो भले वो सेकंड चैप्टर का हो या थर्ड चैप्टर का हो, फर्स्ट चैप्टर का कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें डला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सेकंड चैप्टर भी पढ़े हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में इनका क्वेश्चन आ गया है, तो उनको आप क्या करेंगे? अच्छे से देख लेंगे। चलिए, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है क्या? अलैंगिक प्रजनन, समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे, अलैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में कौन सा? लैंगिक प्रजनन। तो राइट आंसर 27 का हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ कुछ अलग तरह से आपको, क्वेश्चन तो सेम है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऑप्शंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसमें? इंग्लिश में दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। क्या इन विट्रो, इन विवो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इनका क्या होगा? इन विट्रो। क्या? इन विट्रो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है? ये भी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, गर्भाशय में कॉपर्टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। क्या होगा? शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इनका राइट आंसर?
ऑप्शन नंबर सी होगा शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल में स्वस्थ अंडों की संख्या कितनी होती है? 4440 365। इनका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा इनका राइट आंसर। 400 नहीं होगा, क्या होगा? 4000। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? क्या होगा? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, उपयुक्त सभी में। क्या होगा इनका राइट आंसर? राइट आंसर इनका हो जाएगा मनुष्य में भी होता है ऋतुस्राव, जिसको मध चक्र भी बोला जाता है, मासिक चक्र भी बोला जाता है, ऋतुस्राव का नाम है। ठीक है, तो बंदर में भी और चिंपैंजी में भी। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। युग्मक जनन में बनता है, युग्मक जनन में क्या बनता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, ए और बी दोनों, नर या मादा युग्मक। देखिए आपको याद रखना है कि युग्मक का जब जनन होता है तो भले वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, युग्मक तो युग्मक है। चलिए, नर युग्मक का क्या नाम होता है? शुक्राणु, और मादा युग्मक का क्या नाम होता है? अंडाणु। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। युग्मक जनन में क्या नर युग्मक भी और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 33, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? समयुग्मकी, उभय लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, विषम युग्मकी। यहाँ होगा विषम युग्मकी, विषम नहीं होगा, विषम युग्मकी होगा। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगाश्रयी। क्या? एक लिंगाश्रयी। ठीक है, चलिए जब जीव या पौधे के शरीर के किसी भाग में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात पुनः उस अंग का वापस निकलना क्या कहलाता है? इसका कहने का ये मतलब है कि जब कोई जीव या पौधे के कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो पुनः उन शरीरों का या उन अंग का निर्माण होना क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चे इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनरुद्भवन। क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है पुनः निर्माण हो जाना। ठीक है, चलिए बात आगे। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? देखिए बार बार कई बार क्वेश्चन ये आया है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि द्विगुणित कौन होते हैं। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। युग्मनज कैसा होगा? द्विगुणित, यानी 2n। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या है? जीन प्रकंद का एक उदाहरण है। कहने का मतलब कि प्रकंद का उदाहरण इनमें से कौन है? घनकंद, प्रकंद। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? क्या होगा इनका राइट आंसर? लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो प्रकंद का उदाहरण कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, अदरक। प्रकंद का उदाहरण कौन? अदरक। ठीक है, चलिए स्तनधारियों में निषेचन का भाग है। मतलब इनका कहने का ये है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, मतलब किस भाग में
स्तनधारी जीवों में निषेचन की क्रियाएं होती है, वो बात कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में। क्या अंडाशय, वर्षय भाग, गर्भाशय ये नहीं होगा? तो स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें जो निषेचन की क्रियाएं होती है वो होती है फैलोपियन नली में। ठीक है, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन हम बताए हैं कि निषेचन की क्रियाएं कहाँ होती है, तो भले वो फर्स्ट चैप्टर में ही आ गया, आप इनको अच्छे से देख लेंगे। तो राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब भी लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, कहने का मतलब ये है कि अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? ठीक, मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, उपयुक्त सभी में। तो क्या होगा? मच्छर में क्या पाया जाता है? अनिषेक जनन पाया जाता है। नहीं देखिए, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर नहीं होगा, मधुमक्खी। सॉरी, गलती हुआ कि इनका राइट आंसर क्या होगा? मधुमक्खी में अनिषेक जनन पाया जाता है। देखिए, हम बताते हैं, एक होती है नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी। तो मादा मधुमक्खी में जो गुणसूत्र की संख्याएं होती है वो कितना होती है? वो होती है 32। और नर मधुमक्खी में जो गुणसूत्र की संख्याएं होती है वो होती है कितनी? 16। ठीक है, तो देखिए, मादा मधुमक्खी में अर्धसूत्री विभाजन होता है और नर मधुमक्खी में समसूत्री विभाजन जब होता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या होगा इनका राइट आंसर? बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है। मतलब बिना निषेचन के जो फल होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है आपसे। तो क्या होगा? बहुबीजाणुता? नहीं। अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता या अनिषेक फलन? फल की बात कर रहा है तो अनिषेक जनन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? अनिषेक फलन। बिना निषेचन के जो फल होते हैं उनको क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना पे? क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? यही है क्वेश्चन। क्या जीवाणु, फफूंद, पादप, यीस्ट? क्या होगा इनका आंसर? इनका राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु। क्या? जीवाणु। कि जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीवाणु से बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा। क्या होगा? जलकुंभी को। क्या? जलकुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? क्या होगा? क्या जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान? क्या होगा इनका राइट आंसर? कि ठहरे हुए जल में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं। कौन? जलकुंभी। जलकुंभी ठहरे हुए जल में ही होते हैं और ये क्या करते हैं? उनसे ऑक्सीजन को खींचते हैं। किससे? ठहरे हुए जल से। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? क्या होगा? क्या अदरक, केला, डलिया, ब्रायोफिलम? क्या होगा 43 का राइट आंसर? क्या? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है वो साइड से कटा हुआ होता है और उनके कटे हुए भाग से ही नए पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए 44 नंबर, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब वह कहलाता है? क्या कहलाता है? जब नर और मादा दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं तब वह कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक या मुकुलन? क्वेश्चन नंबर
42 क्या कहते हैं 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। नर और मादा दोनों गैमीट अगर आपस में मिलते हैं, जब निषेचन की क्रियाएं करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इनमें किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ये क्वेश्चन ऊपर भी था और यहाँ भी है कि इनमें किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी, मेंढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 45 का क्या होगा? बी, मेंढक। मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है मेंढक में। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। यूलोथ्रिक्स, वाउचेरिया, स्पाइरोगायरा और कारा। क्या होगा? ये क्वेश्चन 11th का है। 11th में ये सब बताए हैं हम आपको। 46 का क्या होगा? वाउचेरिया, जिसमें क्या होते हैं? बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 47 में क्या कहता है? NIF जीन पाया जाता है। NIF जीन पाया जाता है। किसमें पाए जाते हैं? पेनिसिलियम में, राइजोबियम में, एस्परजिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में। इनका राइट आंसर 47 का क्या हो जाएगा? राइजोबियम में NIF जीन पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, जैम्यूल्स बनते हैं। जैम्यूल्स किसमें बनते हैं वो बताना है आपको। क्या? स्पंज में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में, ईस्ट में। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर क्या होगा? 49 का स्पंज में। जैम्यूल्स कहाँ बनते हैं? स्पंज में बनते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए फिर से क्वेश्चन घूम के आया है, लेकिन ऑप्शंस इनका अलग है। पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये इंग्लिश में दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या होगा इनका राइट आंसर? 50 का पार्थेनोकार्पिक। तो प्यारे बच्चे, आज हम आप लोगों को सिर्फ कितना 50 क्वेश्चन बताए हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इनको क्या करेंगे आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, सुन लेंगे।